अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ओके जी, कल हमने देखा था जो शेयर्स के बारे में कॉन्सेप्ट लिया था कि शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कैसे होती है, परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। ठीक है। और परपेचुअल सक्सेशन हमने पहले भी देखा था कि परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है कि कंपनी अगर अपने शेयर्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर भी ले तो उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है। हु कैन ओन शेयर्स? एनीवन, कोई भी पर्सन किसी कंपनी के शेयर्स लेना चाहे तो वो शेयर्स ले सकता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप सेल कर दें, आप गिफ्ट कर दें, आप इनहेरिटेंस के थ्रू चली जाए। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं। और जब भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। शेयर ट्रांसफर के अगर शेयर ट्रांसफर होते हैं बाय आइदर बाय सेल, बाय गिफ्ट, बाय इनहेरिटेंस, तो क्या होगा कि अगर जिस पर्सन ने इसको अपने शेयर सेल कर दिए हैं तो जो भी राइट्स या ऑब्लिगेशन शेयर से रिलेटेड थी जो इस पर्सन के पास थी दे विल ट्रांसफर हियर। ठीक है। और जो भी पर्सन जो एक्वायर करेगा शेयर्स उसके पास उस शेयर से रिलेटेड तमाम राइट्स होंगे। अब शेयर से रिलेटेड ना कुछ राइट्स होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। कोई बताएगा शेयर्स की टाइप्स कितनी होती हैं जो आपने नाम सुने हो? जी, एनीवन हु वांट टू कंट्रीब्यूट, शेयर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? मैम, जी, शेयर्स की टाइप्स के बारे में बताएंगे? बोनस, राइट इशू, प्रेफरेंस, ऑर्डिनरी प्रेफरेंस, रिडीमेबल। अच्छा, ये जिन्होंने ऑर्डिनरी प्रेफरेंस का है दिस इज राइट। जो बाकी है ना, बोनस, शेयर्स, राइट इश्यूज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं इसको। ठीक है। काइंड ऑफ सही आंसर भी है, लेकिन अभी जब हम आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि दीज आर बेसिकली अ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। फॉर इंस्टेंस ऑर्डिनरी शेयर की बात करें, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर में कभी आपने सुना है कि बोनस इशू हो, राइट इशू हो? सुना है कभी कि प्रेफरेंस शेयर्स की बोनस या राइट इशू? ऐसा नहीं होता कि वो ऑर्डिनरी शेयर्स ही इशू हो रहे हैं बोनस इशू में, राइट इशू में। तो इसलिए मैं इसको काइंड नहीं कहूंगी कि ये एक और टाइप नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टरिस्टिक है एक शेयर्स का। ठीक है। सो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो है इसका डिफरेंस अगर समझा जाए तो इसके जैसे नाम से लग रहा है प्रेफरेंस, कि इस शेयर की बस खास बात ये है कि जब डिविडेंड देना होता है तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स वालों को डिविडेंड देते हैं। ठीक है। नाम से ही इसकी नजर आ रहा है कि इसको प्रेफरेंस हासिल है किस चीज में। जी जी, जब डिविडेंड दिया जाएगा तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को देंगे। ठीक है। इसी तरह जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होगी, वाइंडिंग अप हो रही होती है, तो सबसे पहले इनको इनका शेयर मिलता है, इनको प्रेफरेंस मिलती है। समझ गए बात को? कि वाइंडिंग अप के केस में भी एंड डिविडेंड के केस में भी, कि जी इनको सबसे पहले वाइंडिंग अप के केस में इनको सबसे पहले इनका रिटर्न मिलता है। जो भी कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले इनके पैसे वापस होंगे। ठीक है। लेकिन ऑर्डिनरी शेयर के केस में सबसे पहली बात, जिसके पास ऑर्डिनरी शेयर है उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं।
वोटिंग राइट्स का मतलब क्या? राइट टू वोट। कहाँ? कहाँ वोट करते हैं? मीटिंग्स के अंदर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वाले, जब कंपनी का डिसीजन हो रहा होता है तो उसकी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। दे आर पार्ट ऑफ कंपनी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, यानी कि कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। सही है। सवाए अपनी किसी मीटिंग के, मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये किसी और कंपनी की मीटिंग में बैठते नहीं है। ठीक है, ये किसी जनरल मीटिंग के अंदर नहीं बैठते। हाँ, इनका कोई अपनी कोई चीज हो तो हो सकता है उसके अंदर हो। ठीक है, ये किसी चीज के ऊपर वोट नहीं कर सकते, राइट टू वोट नहीं है। इसका मतलब है दे आर नॉट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो अब अगर हम ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करें, जैसे मैंने कहा था कि ऑर्डिनरी शेयर्स की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स की जो टाइप्स हैं उसके अंदर, या आप ये कह सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंटाइटलमेंट्स हैं, कि जब कंपनी मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स इशू करती है तो वो ऑर्डिनरी के टाइप्स में आते हैं। जैसे किसी ने बताया राइट इशू की बात की, किसी ने बोनस इशू की बात की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स में ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है, समझिए। गॉट इट? समझ आई? तो टाइप्स ऑफ शेयर्स आपके सामने जो है वो बेसिकली दीज आर दीज टू, जिनको हम और भी हो सकते हैं, पर बेसिकली जिनको हम स्टडी करते हैं वो यही दो हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स में डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंस नाम से नजर आ रहा है कि दो चीजें। एक, डिविडेंड जब देंगे तो सबसे पहले प्रेफरेंस को देंगे, फिर ऑर्डिनरी शेयर्स को देते हैं। जब कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले रिटर्न प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे, फिर ऑर्डिनरी की तरफ जाएंगे। और होता क्या है, कंपनी वाइंड अप क्या कैसे होती है, कि फॉर इंस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं कंपनी के एसेट्स कितने हैं या उनको सेल ऑफ करते हैं। सपोज एसेट्स थे 5 लाख के। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है। हम कहते हैं जी कंपनी की लायबिलिटीज 1.5 लाख है। इसका मतलब है 3.5 लाख रुपया बच गया। हम कहते हैं 3.5 लाख में से 50,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो वापस करने। हमने कहा वापस करो, फिर रह गया 3 लाख। अब 3 लाख क्या होगा? उसने कहेगा जितने भी आपके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब ये अमाउंट 6 लाख होती तब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, 7 लाख होती तब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ये अमाउंट 2 लाख होती तब भी डिस्ट्रीब्यूट होती, ये अमाउंट 50,000 होती तब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती अमंग आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। यानी कि वी न्यू के भाई डिस्टिंक्ट अमाउंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कितनी है, लेकिन जो बच जाएगा, चाहे वो जितना भी बचे, जो भी सरप्लस बचेगा वो ऑर्डिनरी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो हमारी बात यहां से शुरू हुई थी कि भाई शेयर्स के ऊपर राइट्स क्या होते हैं। तो वो इस वजह से फिर मैंने आपको शेयर की टाइप्स बता दी कि जी ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और ऑर्डिनरी शेयर्स के पास राइट होता है राइट टू अटेंड एंड वोट एट द जनरल मीटिंग। ठीक है, और ये जो राइट है, राइट टू रिसीव डिविडेंड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये राइट्स जब भी आप शेयर ट्रांसफर करेंगे तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शिफ्ट हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, आपको पहले आपको डिविडेंड मिलता था, अब उसको मिलेगा। पहले आप मीटिंग अटेंड करते थे, अब वो अटेंड करेगा। ठीक है, तो परपेचुअल सक्सेशन हमने देख ली। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी भी हमने कल देख लिया था। ऐसा ही है। ओके, ये जो लिखा हुआ ना, हाउ क्रेडिटर्स आर वार्न्ड, इसको हम जरा बाद में देख लेंगे। ठीक है, लॉ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंपनी। लॉ क्या है, कैसे कौन सा लॉ कंपनीज पे चलता है? हमें पता है कंपनीज एक्ट 2017। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट चीजें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। लेकिन अगर सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ये, अगर कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान के बारे में जानना चाहता है कि पाकिस्तान के सिस्टम्स, पाकिस्तान कैसे चलता है, पाकिस्तान की चीजें कैसे होती हैं, तो वो क्या देखेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, एक मिनट दीजिएगा।
ओके। सो हमने कहा अगर कोई बाहर से बंदा पाकिस्तान के बारे में जानना चाहता है, पाकिस्तान को देखना चाहता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देखेगा। तो इसी तरह अगर कोई और कंपनी किसी भी कंपनी को जानना चाहती है कि ये क्या कंपनी है, इसके डायरेक्टर्स कौन है, इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है, तो उसको पढ़ना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उस कंपनी का। कि जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान था, तो इसी तरह अगर आपने किसी कंपनी को जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि ये क्या है, एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए बना है। इनके बाहर के लोग अगर इस कंपनी को जानना चाहते हैं तो वो क्या करें, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दिस इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। कि जिस तरह बिजनेस लॉ में हमने देखा था कि कंपनीज जो थी, वो बिजनेस लॉ में हमने क्या कहा था कि सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के बारे में बात करें तो बिजनेस लॉ में हमने ये देखा था कि जो इदारे थे, डिपार्टमेंट्स थे, मिनिस्ट्रीज थी, उनकी पॉलिसीज हमें नहीं पता होती। ठीक है, उनके मामलात हमें नहीं पता होते। तो इसी तरह कंपनी की जो अपनी पॉलिसी होगी, जो इंटरनल पॉलिसी होती है, उसे हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, वो है हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जी, एनी इश्यूज, एनी प्रॉब्लम, आगे चलें। जी, ऑल गुड। अब हमारे पास शुरू हो गया डेफिनेशंस का पोर्शन। ठीक है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है, दिस इज बेसिकली डेफिनेशंस। ठीक है, और सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास, ठीक है जी, सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास कंपनी। अब कंपनी क्या होती है ये समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इससे पहले हमने स्टोरियां बनाई, सब कुछ किया। हमने कल परसों बात करते थे कि मैं और हाइका मिलके कंपनी बनाते हैं। तो सपोज के बीच में अमी, अमाना, किसी और को भी मिला लेते हैं, नाराज ही ना हो जाए आप लोग, अनीजा को मिला लेते हैं। अमाना, हाइका बल्कि तैयब को मिलाते हैं। ठीक है, तैयब मिलके ये कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी बनाने का तरीका क्या होता है, पहले मैं आपको बताऊं कि जी सबसे पहले जब मैंने कंपनी बनानी है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज आता है कि वो हम क्या होगा, उस कंपनी का आइडिया। हो सकता है मेरे जहन में, हो सकता है हाइका क्या है, हो सकता है तैयब के जहन में है कि यार ये वाला बिजनेस करना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज करनी चाहिए, बड़ा प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, तो आइडिया आने के बाद फिर सबसे मेन चीज है कि कंपनी का नाम क्या होगा, नाम रखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नाम के लिए प्रॉपर आपको नेम रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, हम जाएंगे SECP के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, जो कि इदारा है जो कंपनीज को देखता है, उसके पास जाएंगे और अपना नाम, जो भी पसंदीदा नाम है, वो रजिस्टर करवा लेंगे। अब जब नाम रख लिया, तो उसके बाद कहा जाएगा अब बनाओ पॉलिसीज। ठीक है, कंपनी की। अब पॉलिसीज में अभी हमने देखा कि दो तरह की होती हैं। एक होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको MOA भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। फिर होगी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है। और जब भी हमारा नाम हो गया, हमने पॉलिसीज बना ली, तो हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन दोबारा जितनी है, ये सारा हमारे पास MOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब सबमिट करा देंगे दोबारा। हम किसको सबमिट करा देंगे, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो SECP के अंदर बैठे होते हैं। ठीक है, फिर अब आगे का प्रोसेस, रजिस्ट्रार जाना है, उससे हमें रजिस्टर करना है नहीं करना, क्या होगा, वो हम अब बड़ा डिटेल में तसल्ली से आगे देखेंगे। लेकिन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने बताया कि जी ऐसा प्रोसेस चलता है। तो अगर कोई पूछे कि यार ये कंपनी की डेफिनेशन क्या है, तो हम उसको बताते हैं कि जी कंपनी की डेफिनेशन है कि कंपनी फॉर्म्ड, जो बनी हो,
एंड रजिस्टर हुई हो किस पर, कैसे? अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। बस इतनी सी डेफिनेशन है। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको इसीलिए बताया कि अगर कोई कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, और यहाँ पे एक और बड़े मजे की बात लिखी होती है, कंपनी लॉ इसके तहत बनी है, तो उसको हम कहेंगे कंपनी। ठीक है, मेरे साथ रिपीट करें सारे। कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। व्हाट इज कंपनी? कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 और द कंपनी लॉ। कंपनी एक्ट 2017 तो पता है, ये कंपनी लॉ क्या होता है? अब कंपनी लॉ बड़ी मजे की बात है। बात सुने, सो तो नहीं रहे? सो तो नहीं रहे? पक्की बात है। एक दफा मुझे एक स्टूडेंट ने बोला, मैम आपकी आवाज ऐसी नींद आ जाती है। तो आई डू अंडरस्टैंड, समटाइम आवाज ऐसी हो जाती है बट नॉट ऑलवेज, तो इसलिए मैंने कहा जरा कंफर्म कर लो, सिंस आज मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो कहीं आप लोग सो तो नहीं रहे। खैर, तो कंपनी लॉ क्या है? बड़ी मजे की बात। कंपनी लॉ क्या है कि यार हमने कह तो दिया है कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी हो, लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 कोई ज्यादा पुरानी तो बात नहीं है, तो 9 साल पुरानी बात है। ठीक है, तो 9 साल पुरानी बात है, इनके एक्ट तो बड़ा नया नया है। तो जो उससे पिछले लॉज थे उसके तहत जो कंपनी बनी थी, पाकिस्तान तो 1947 में बना हुआ है, हम तो उससे भी पिछले लॉज चला रहे थे, अंग्रेजों के दौर के। ठीक है, तो वो उस उन वो लॉज के तहत अगर कोई कंपनी रजिस्टर है तो उसका क्या हुआ? क्या वो अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दोबारा कंपनीज एक्ट 2017 के साथ रजिस्टर हो? अगर ऐसा हो तो मुल्क में पता नहीं कितनी ही कंपनी है। ऐसा ही है। तो याद रखिए कि कंपनीज एक्ट 2017 जब बना, तो पिछले जो पुराना एक्ट था, पुराना एक्ट इससे पहले हमारे पास जो था वो था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। इतना पुराना था। ठीक है, फिर जब ये कंपनीज एक्ट 2017 बना तो आपको पता है पहले ऑर्डिनेंस बनता है, तो इसका भी ऑर्डिनेंस था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016। ठीक है, तो जो 1 साल बाद एक्ट में कन्वर्ट हुआ। कंपनीज ऑर्डिनेंस, इट्स ओके, इट्स ओके। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से भी पहले तो कुछ होगा, तो वो हमारा अंग्रेजों का कानून था, वो है कंपनीज एक्ट 1913। ठीक है, ये हम अंग्रेजों का फॉलो कर रहे थे। फिर हमने 1984 में अपना बना लिया, और फिर हमें महसूस हुआ कि उसके अंदर चेंजेस हैं, तो देन कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड देन कंपनीज एक्ट। 1 मिनट दीजिएगा बच्चों। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2017 हमारे पास आ गया। तो याद रखिएगा ये जो तमाम है ना, इन तमाम को हम कहते हैं कंपनी लॉ। ठीक है, यानी कि जो पिछले तमाम एक्ट, अगर अब डेफिनेशन तरफ देखें, तो डेफिनेशन क्या है? कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ से मुराद मैंने आपको बता दिया क्या क्या। तो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर हो या फिर पिछले किसी भी पुराने लॉ के तहत रजिस्टर हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी कंपनी। क्लियर है? किसी को इसमें इशू, कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? आसान है। अच्छा जी, अब कंपनी लॉ की अगर डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन बड़े इंटरेस्टिंग है। तैयब, आप रीड करते हैं कंपनी लॉ की डेफिनेशन।
जी तैयब। रीड करने के नाम पे खामोशी ही छा जाती है जब भी मैं कहता तैयब सुल्तान मोहम्मद तैयब सुल्तान काइंडली रीड करते हैं। नो, रीड करें बेटा। रीड रीड। पढ़ें कंपनी लॉ की डेफिनेशन को। वाई टेकिंग टाइम, टाइम नहीं वेस्ट करें ना, जल्दी जिसे रीड करें। मतलब क्यों टाइम लग रहा है बच्चे, अनम्यूट करके रीड करें। जी जी, चले जल्दी से रीड करें, कंपनी लॉ की डेफिनेशन को रीड करें। Company means a company formed and registered under the बेटा Company Act. कंपनी लॉ, लॉ कंपनी लॉ की डेफिनेशन को ये लिखी हुई है। Company laws means the repealed Company Act 1913, Company Ordinance. रिपील्ड, रिपील्ड का मतलब होता है मनसूख हुआ, यानी कि जो आपका एक्ट मनसूख हो चुका है जी जी। उसे कहते हैं। ओके, आगे पढ़े। The repealed Companies Act 1913, Companies Ordinance 1984, Companies Ordinance 2016, and also includes Company Act 2017, unless the context provides otherwise. ठीक है, अब डेफिनेशन का मतलब तो समझ आ गया कि कंपनी लॉ मींस रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, कि वो जो पुराना कंपनीज एक्ट 1913 मनसूख हो चुका था वो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड आल्सो इंक्लूड कंपनीज एक्ट 2017 अनलेस द कंटेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। इस लाइन का क्या मतलब है? अनलेस द कंटेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज, व्हाट डज दिस मीन, कोई बताएगा? जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी। एनीवन? इस लाइन का क्या मतलब है? unless the context provides otherwise। एक मिनट दीजिएगा।
हाँ जी, किसी एक बच्चे ने भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। तो तैयब ने दिया, इन फ्यूचर ऑफ एनी अदर लॉ इंक्लूड, अगर इसको कहीं और डिस्कस किया होगा विद डिफरेंट एक्सप्लेनेशन के साथ तो वही माना जाएगा। काइंड ऑफ सही है हाई का। बाकी उन्हें ट्राई करने की भी कोशिश नहीं की कि यार इसका क्या मतलब है। अनलेस द कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, सिंपल सी बात है, अनलेस का क्या मतलब है, जब तक के। कंटेक्स्ट, वट एवर रिटर्न। कंटेक्स्ट क्या होता है, हम कहते हैं ना किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। इस चीज का कंटेक्स्ट क्या है, कोई स्टोरी सुनते हैं कि जी कुछ हुआ तो हम कहते हैं कि भी इस कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट क्या होता है, बैकग्राउंड क्या है, हुआ क्या था। ठीक है, कि जो चीज समझाई जा रही है कि करंट पोजीशन में हुआ क्या था। ठीक है, सब पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, तो हम कहते हैं इसका कंटेक्स्ट क्या था, कि जी पहले उनके मुल्क में कुछ अटैक्स हुए, उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया, तो दिस वाज द कंटेक्स्ट। तो कह रहे हैं अनलेस द कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, प्रोवाइड्स अदरवाइज, ये कुछ और बता रहा हो, कोई और बात कर रहा हो, कि जो सिचुएशन है वो किसी और चीज के बारे में बात कर रही हो। तो अब यहाँ पे ही क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया कि अगर हम कंपनी की डेफिनेशन के अंदर जब पढ़ रहे हैं और कंपनी लॉ की डेफिनेशन के अंदर कंपनी लॉ की डेफिनेशन को फिट इन करें। सपोज अब कंपनी की डेफिनेशन क्या है, मींस कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ के अंदर क्या आ गया, कंपनीज एक्ट 1913 आ गया। ठीक है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 हो गया, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 आ गया, और फिर कंपनीज एक्ट 2017 आ गया। ऐसा ही है। तो कंपनीज एक्ट 2017 यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, दो दफा रिपीट हो रहा है। ऐसा ही है, कंपनीज एक्ट 2017 यहां पे भी, यानी कि अगर डेफिनेशन पढ़े तो यहां पे भी आ रहा है, और फिर और द कंपनी लॉ की डेफिनेशन में भी आ रहा है। तो इस ये जो कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज लिखा हुआ है, ये सारा इसी को एक्सप्लेन करने के लिए है कि अगर किसी जगह हम पढ़ रहे हैं और वहां पे कंपनीज एक्ट 2017 का नाम, जैसे यहां पे तो लिखा हुआ है क्लियरली, लेकिन अगर किसी और जगह पे कंपनीज एक्ट 2017 का नाम नहीं आ रहा, नहीं लिखा हुआ, तो फिर हमारे कंपनी लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 बी है, क्लियर है। अगर तो लिखा हुआ आ रहा है, जैसे इसमें लिखा आ रहा है, इसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि भाई जी कंपनी वो है जो कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट 2017 हुई है, तो चलो रिपीटिशन में भी आ गया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में कंपनीज एक्ट 2017 पे की तरफ इशारा नहीं हो रहा, तो कंपनी लॉ की डेफिनेशन फिर इसलिए उसको शामिल उसने किया हुआ है ताकि वो उसको, उससे मुराद तमाम कंपनीज से रिलेटेड लॉज है, ये कंपनीज एक्ट 2017 ना एक्सक्लूड हो जाए, इसीलिए लिखा हुआ है। बाकियों में करते हुए कोमा 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 आ रहा है, लेकिन जब कंपनीज एक्ट 2000 एंड ऑल्सो इंक्लूड्स, कि उसमें कंपनीज एक्ट 2017 भी शामिल है, अनलेस एंड अनटिल वो उसका मेंशन हो, उसका जिक्र हो, उसकी एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, अनलेस का क्या मतलब होता है, कि जब तक हो, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। ठीक है, अगर तो उसका जिक्र है तो फिर बेशक कंपनी लॉ की डेफिनेशन से मैं कंपनीज एक्ट 2017 को निकाल दूं। लेकिन अगर उसका जिक्र नहीं है तो कंपनी लॉ के अंदर भी हमने डाला हुआ है। समझ आ गई बात को, एक दफा इसको खुद पढ़ी। जी एक दफा इसको खुद पढ़े। पढ़ने के बाद समझ आ गई तो डन का मैसेज कीजिए। ठीक है, अब अगला देखें। बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद क्या, अगर मैं बॉडी कॉर्पोरेट सिंपल अल्फाज में आपको बताऊंगी, कि बॉडी कॉर्पोरेट से मुराद हर तरह की कंपनी है। ठीक है, एवरी काइंड ऑफ कंपनी कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, कोई आपसे पूछे
कंपनी तो हमने कहा कंपनी वही है जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी हो। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में हर तरह, क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि कंपनी सिर्फ कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी हो। ठीक है, जिस तरह एप्पल एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी है। सैमसंग एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी है क्या? बताइए, यस और नो। नोकिया एक कंपनी है, और देयर सो मेनी कंपनीज। ऐसा है कि नहीं है? हुआवे है, और चीजों की कंपनी है। तो ये जो सारी कंपनीज है, कंपनीज एक 2017 के तहत तो नहीं है, तो क्या ये कंपनी नहीं होंगी? है तो ये भी कंपनी, किसी और मुल्क की कंपनी के तहत है। तो इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या आती है? हर तरह की कंपनी। बाय हर तरह की कंपनी से मुराद वो कंपनीज जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत बनी हो, या कंपनी लॉ। अब जब मैंने कंपनी लॉ लिख लिया है और कंपनीज एक्ट 2017 का जिक्र भी है, तो कंपनी लॉ से मुराद कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज एक्ट ऑर्डिनेंस 2016 होगा। ठीक है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2017 का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। अगर कंपनीज एक्ट 2017 का जिक्र ना होता तो कंपनी लॉ के अंदर एंड ऑल्सो इंक्लूड कंपनीज एक्ट 2017 भी होता। ठीक है, तो ये रही बॉडी कॉर्पोरेट। हमने कहा जी वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी है। बुक से चले जाते हैं ना, काम नहीं है। वो कंपनी जो मुल्क से बाहर बनी है, जो आउटसाइड पाकिस्तान बनी है। एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, सो हमने कहा कि कंपनी जो मुल्क से बाहर बनी, अब वो कोई भी हो सकती है, बस पाकिस्तानी नहीं है, मुल्क से बाहर बनी है। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। आगे क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट। इसका क्या मतलब है? कि कोई खास लॉ, स्टैट्यूट किसको कहते हैं? लॉ को। कोई भी कानून जो कि डिक्लेयर कर दे किसी कंपनी को या किसी भी चीज को कि भाई ये बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है? अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैट्यूट। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कोई भी स्टैट्यूट है हमारे पास, बैंकिंग ऑर्डिनेंस हो सकता है, इंश्योरेंस एक्ट हो सकता है। ठीक है, हमारे पास कोई और एक्ट हो सकता है जो कह दे कि भाई ये जो कंपनीज हैं इनको हम बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस देंगे, या इनको हम, इनका नाम बॉडी कॉर्पोरेट है। यानी किसी और स्टैट्यूट के अंदर अगर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हर तरह की कंपनी, तो आपने इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है? वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट, यानी कि जो हमारी पाकिस्तानी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर कंपनी की डेफिनेशन ही ये रख दी है कि वो अगर कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी होगी तो कंपनी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। तो इसका बड़ा सिंपल से एक चीज समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2017, अदरवाइज हम उन्हें कंपनी का स्टेटस नहीं दे सकते। तो जी, पाकिस्तानी कंपनी बाहर की कंपनी या कोई और लॉ किसी कंपनी, किसी बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस दे दे, उन सबको हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड, और इसमें क्या क्या शामिल नहीं है, ये दो चीजें आप देख सकते हैं, ये शामिल नहीं है। क्या है? A cooperative society registered under any law relating to the registration of cooperative societies। ये cooperative society क्या होती है, आप किसी को पता है? Anyone knows what is cooperative society? आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, किसी एरिया में रहते हैं, उसकी एक सोसाइटी होती है जो कि आपके मोहल्ले की सफाई सुथराई का ख्याल रखती है, सिक्योरिटी का ख्याल रखती है, पानी का ख्याल रखती है। सुना हुआ है ना इसे नाम? ठीक है, एरिया की, लाइक हाउसिंग सोसाइटी या काइंड ऑफ, बिल्कुल।
ठीक है, जो हाउसिंग सोसाइटी होती है वो क्या करती है, वो थोड़ी सड़कें बनाती है, पौधे लगाती है, पानी का होता है, बिल आता है उस सोसाइटी की तरफ से। ठीक है। तो तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उसने कहा कि जी ये कंपनीज में नहीं जाती। ठीक है। ये अपनी जो रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसके तहत रजिस्टर होती है। इनको हम कंपनी नहीं कहते। ठीक है। अब दूसरी चीज। अच्छा जी, दूसरे के लिए आप लोग ये दोनों लाइंस रीड करें। मो- जी, इन दो लाइंस को रीड करें और मुझे बताएं इन दो लाइंस का मीनिंग क्या है। और जी ताहा अमीन, आप बताएंगे इन दो लाइंस का क्या मीनिंग है। जी जल्दी से बताना है इसका क्या मीनिंग है। आप माइक अनम्यूट करें और बेशक मेरे सामने ही ना इसका कन्वर्ट करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और एक्सप्लेन करें। जी ताहा अमीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने अभी तक अपना माइक अनम्यूट नहीं किया। जी साद हसन, आप बताएंगे? जैसे ही मैं किसी बच्चे का नाम लिया करूं काइंडली अपना माइक फौरन अनम्यूट कर दिया करें उसी वक्त। साद हसन, आई एम टॉकिंग टू यू बच्चे। मीटिंग ही लेफ्ट कर दी। जी अनीजा आरिफ, आप बताएंगी? जी अनीजा, काइंडली माइक अनम्यूट करें। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसी में। जी साद हसन, जल्दी से माइक अनम्यूट कीजिए। यस मैम। जी कीजिए, यहीं पे पढ़िए और A एक्सप्लेन cooperative बताएं। society which is a cooperative society registered under any law नहीं नहीं, ये relating to नहीं, the दूसरी वाली, registration ये of लास्ट टू वाली पढ़नी है, ये वाली। एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो हमने देख लिया ना। ये any other identity, any other ident any other entity not being a company is defined under the Companies Act 2017 or any other law for the time being which is concerned Minister of Federal Government and the other notification specify in this behalf। कि मतलब कोई भी एंटिटी है ना जो कि कंपनीज लॉ की डेफिनेशन में काउंट नहीं होगी, जो कि जो फेडरल गवर्नमेंट की वो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो डिसाइड करेंगे कि ये जो है ना मतलब वो कंपनी लॉ के अंदर ये रजिस्टर्ड नहीं होगी। मतलब कि वो कोई और सोसाइटीज वगैरह जो होगी वो गवर्नमेंट उसको मतलब एक्सक्लूड कर देगी उसकी डेफिनेशन से अच्छा, आपकी सारी बात समझ आ अपने गई, सिर्फ नोटिफिकेशन के जरिए से। लास्ट पॉइंट मुझे बता दें कि इससे होगा क्या। कि ये जो आपने बताया ना, कोई भी एंटिटी जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत मतलब नहीं बनी और मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे दे, तो इससे होगा क्या, किस चीज का नोटिफिकेशन देगा? जी कोई और बताएगा? किस का नोटिफिकेशन देगा? लिखा हुआ क्या है, बट डज नॉट इंक्लूड। यानी कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में हर तरह की कंपनी आती है। वो कंपनी जो कंपनी एक्ट 2017 के तहत बनी हो, वो कंपनी जो मुल्क से बाहर बनी हो, या किसी और लॉ के अंदर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर कर दिया गया हो। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं, हमने कहा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉज के अंदर रजिस्टर होता है, वो शामिल नहीं होगा। या फिर कोई भी एंटिटी जिसको
जो कि एंटिटी, जो कि क्या है, मैंने आपको बताया था कि कॉमास के अंदर वाली जो चीज होती है वो उस पिछली लाइन को एक्सप्लेन कर रही होती है, कि कोई भी एंटिटी जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत नहीं बनी, यानी कि किसी और लॉ के तहत बनी है, ठीक है, कि कोई भी और लॉ हो सकता है, वो इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है, वो इंश्योर बैंकिंग के तहत हो सकता है, वो एनजीओ के तहत हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो किसी और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हो सकता है, या कोई भी, ठीक है, किसी और लॉ के तहत वो बनी है। और एक कंसर्न मिनिस्टर कौन होता है? कंसर्न मिनिस्टर वो होता है कि जो कंपनी से एग्जैक्टली डील कर रहा होता है, जो कि कहाँ बैठेगा, जो कि एसईसीपी के अंदर बैठेगा। मिनिस्टर आपको पता ही है कौन होता है। तो जो कंसर्न मिनिस्टर अगर किसी को स्पेसिफाई कर दे कि भाई ये एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे। लेकिन उसके लिए खास बात यह है कि उसने बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन थी उसमें से इस जो फर्स्ट पॉइंट है इसको एक्सक्लूड कर दिया है, कि वो जो भी चीज होगी, वो एंटिटी जो भी होगी, वो ये नहीं कर सकता कि एक कंपनी एक्ट 2017 के तहत बनी हुई कंपनी को कह दे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो लिखा हो ना, नॉट बीइंग कंपनी एज डिफाइंड इन, ये इसलिए है कि भाई ये ना हो, कंसर्न मिनिस्टर आपको पता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, कि वो किसी की अच्छी खासी कंपनी को, बनी हुई कंपनी को कह दे कि नहीं ये बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस में नहीं आती, तो ये तो उसका ज्यादती हो जाएगी। समझिए। जी, अमेंडमेंट किए बगैर, अमेंडमेंट या सिंपल आपकी आप जो बात है कि भाई कोई भी और एंटिटी, ठीक है, कोई भी और एंटिटी है, लेकिन वो ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी हुई कंपनी है। वो एक कंपनी के, कोई ये नहीं कह सकता क्योंकि कंपनी तो है ही बॉडी कॉर्पोरेट ना, ये उसकी डेफिनेशन में है। वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बनी है। तो अगर इस तरह की कंपनी को कंसर्न मिनिस्टर नहीं कह सकता है कि तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो, हाँ इसके अलावा जो मर्जी हो, अगर वो एक नोटिफिकेशन इशू कर दे कि जी फलानी फलानी एंटिटीज को आपने बॉडी कॉर्पोरेट को स्टेटस नहीं देना, तो दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये जो नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, एनालिसिस ऑफ अबव डेफिनेशन, उसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट एक जनरल जेनेरिक टर्म है जिसमें हर तरह की चीज आती है, ठीक है। हर तरह की कंपनी आती है, वो कंपनी जो कंपनी एक दो तरह के तहत बनी है, वो कंपनी जो आउटसाइड पाकिस्तान बनी है, वो कंपनी जिसको हमने डिक्लेयर कर दिया एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, और इसमें क्या नहीं आता वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017 which the concerned minister of the federal government may by notification specify in this behalf। कि कोई भी कंसर्न मिनिस्टर एक किसी भी एंटिटी को डिक्लेयर कह सकता है कि भाई इसको बॉडी कॉर्पोरेट का स्टेटस नहीं देना, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि वो एंटिटी ये ना हो पहले से कंपनीज एक्ट 2017 के तहत रजिस्टर हो, फिर वो ये काम नहीं कर सकता। क्लियर है? जी, आसान है। जी, कोई प्रॉब्लम? ओके गुड, चलें ठीक है, फिर इसको आप लोगों ने कल ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो मैं आपसे कहती हूँ ना, आपने रीड करना है, आपने इनको याद करना है, ठीक है। तीन ही डेफिनेशंस पढ़ी हैं, पिछले जो पढ़ा था वो बेशक आप रीड कर लें, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन ये तीनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सही है। कल क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी, ठीक है। चलें जी, यहाँ पे करते हैं क्लास को एंड। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।